आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। Long live! Long live! Long live! 12 मार्च वो ऐतिहासिक दिन है जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 1930 में 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 24 दिन की इस पैदल यात्रा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी मार्च 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज के खिलाफ सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। दांडी मार्च की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद में बहुत ही उत्साह और जोश था। लोगों की भारी भीड़ साबरमती आश्रम के पास एकत्र थी और लोग पूरी रात वहां रुके रहे। गांधी जी ने 78 लोगों का समूह बनाया। पूरे भारत के लोगों का इस समूह में प्रतिनिधित्व था। गुजरात से 31, महाराष्ट्र से 13 और संयुक्त प्रांत केरल, पंजाब और सिंध तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से एक प्रतिनिधि शामिल हुए। ये विविधता सामाजिक और भौगोलिक दोनों रूप से थी। दांडी मार्च सुबह 6:30 बजे शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग फूलों और शुभकामनाओं के साथ मार्च पर जाने वालों का उत्साह बढ़ा रहे थे। रास्ते में यह मार्च अनेक गांवों में रुका जहां गांधी जी ने जन समुदाय को संबोधित किया। गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी गांव पहुंचे। अगले दिन 6 अप्रैल को वे समुद्र की ओर बढ़े, जहां से उन्होंने एक छोटे गड्ढे में पड़े प्राकृतिक नमक को उठाया। Man needs salt as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right. नमक उठाते ही गांधी जी ने कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। मेरी सलाह है कि लोग हर जगह नमक का उत्पादन करें और गांववासियों से ऐसा ही करने को कहें। गांधी जी के इस आह्वान से देश के अन्य भागों में सविनय अवज्ञा के अनेक कार्यों का शुभारंभ हुआ। गांधी जी धरसाना नमक गोदाम की ओर बढ़े, जहां उन्हें गिरफ्तार कर येरवड़ा जेल में डाल दिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के लक्ष्य की तुरंत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन नमक सत्याग्रह का व्यापक और दीर्घावधि प्रभाव पड़ा। विश्व के नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के विधि सम्मत दावे को समझा। यहाँ तक कि ब्रिटिश राज को भी समझ में आ गया कि भारत पर नियंत्रण अब पूरी तरह भारतवासियों की सहमति पर ही निर्भर है। आज के दिन हम महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण का भी स्मरण करते हैं। कॉलेज के दिनों में यशवंतराव अनेक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। वे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और केशव राव जेधे जैसे नेताओं से निकट से जुड़े थे। वे 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में शामिल प्रतिनिधियों में से एक थे, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के आरोप में 2 वर्ष तक जेल की सजा सुनाई गई। 1944 में उन्हें रिहा किया गया। आजादी के बाद यशवंतराव चौहान अविभाजित बॉम्बे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। जब 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र 2 नए राज्यों का गठन हुआ, तब वे नवगठित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। यशवंतराव चव्हाण ने केंद्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री भी रहे। 25 नवंबर 1984 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से यशवंतराव चौहान का निधन हो गया। इस महान नेता को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।